हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। पेपर हैकर्स में आपका स्वागत है। आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 के एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके पास आए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का चैप्टर है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हमारे इनकम ऑफ हेड्स के लास्ट हेड होता है। हम सैलरी वाला चैप्टर पढ़ चुके, हम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ चुके, हम पीजीबीपी पढ़ चुके, हम कैपिटल गेन पढ़ चुके। उस अगर उन चार हेड्स में अगर कोई इनकम नहीं आती है, वो इनकम जो होती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आती है। आज हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं वो करेंगे और उस रिलेटेड आपको सारी डिटेल देने की मैं कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मैंने आपको बताया थे शुरुआत में हमारे पास 5 हेड्स होते हैं: इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, बाकी के अगर 4 चैप्टर की वीडियो हमारे यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। ये आज हमारा जो है लास्ट सोर्स ऑफ इनकम है, जिसके बारे में पढ़ा के मेरी जो यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट सेकंड, आज आपके लिए ख़त्म हो जाएगी। इसको आप बहुत ध्यान से कर लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आज का पहला एमसीक्यू क्या रहता है कि एक संसद सदस्य को वेतन के शीर्षक के अंतर्गत कर योग होता है। तो मैंने आपको बता दूं कि जो संसद के अंदर के लोग होते हैं उनको अगर वेतन दिया जाता है, जैसे कि हमारे नेता और उन सबको, तो वो नेताओं में कोई भी, मैंने कहा अगर वेतन होता है ना, अगर सैलरी ऐड के अंदर कोई भी चीज़ टैक्सेबल सैलरी होती है तो उसमें एम्प्लॉय की रिलेशनशिप होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई संसद का सदस्य होता है, ठीक है, कोई भी अगर आपके पार्लियामेंट का मेंबर होता है तो उसका कोई एम्प्लॉयर नहीं होता है। ठीक है, तो इस केस में जो उसकी सैलरी जो हमारी टैक्सेबल होती है वो हमेशा अन्य स्रोतों के अंदर टैक्सेबल होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू कहते हैं आयकर अधिनियम के अनुसार पारिवारिक पेंशन की आय के शीर्षक में शामिल होती है। मैं आपको ऑलरेडी सैलरी वाले चैप्टर में बता चुका हूँ कि अगर एक एम्प्लॉयर को उसके रिटायरमेंट पे सैलरी मिलती है तो वो पेंशन जो होती है वो आपकी सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है। लेकिन अगर उसके डेथ हो जाने के बाद जब उसकी फैमिली को पेंशन मिलती है तो वो पेंशन जो होती है वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है। अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है क्योंकि जब उसकी डेथ हो गई तो उसके परिवार का सदस्य का किसी भी एम्प्लॉय और एम्प्लॉय वाली रिलेशनशिप उसमें नहीं होती है। तो अगर जो भी पारिवारिक अगर पेंशन होती है, वो पारिवारिक पेंशन जो होती है वो हमेशा हमेशा के लिए जो आपकी टैक्सेबल होगी वो अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल होगी। तो इसका भी आंसर सी बी होगा। देखो, अगर पेंशन है, ठीक है, तो वो आपकी सैलरी हेड में आती है। लेकिन अगर आपकी पारिवारिक पेंशन है, ठीक है, अगर पारिवारिक पेंशन है तो पारिवारिक पेंशन जो होती है वो आपकी हमेशा, पारिवारिक पेंशन जो होती है वो आपकी अदर सोर्स में आएगी। ठीक है, वो आपकी कहाँ पे आएगी? अदर सोर्स में आएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अन्य स्रोतों। ठीक है, नेक्स्ट आपका एमसीक्यू थर्ड कहता है कि निम्नलिखित में से, थर्ड क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी आय अन्य साधनों की आय शीर्षक में करयोग नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, सरकारी समिति से प्राप्त लाभांश, वर्ग पहली का इनाम, व्यापार की ख्याति, बेचने पर लाभ या बैंक से मिलने वाला इंटरेस्ट, या बैंक से, यहाँ पे आप लिखो बैंक से ब्याज। ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया लेकिन यहाँ पे आप लिख सकते हैं बैंक से ब्याज। मैं आपको बता दूं, किसी भी प्रकार का कोई भी डिविडेंड मिलता है, चाहे आपको सरकारी समिति से मिले, चाहे किसी भी प्राइवेट कंपनी, चाहे किसी भी लिस्टेड कंपनी से अगर आपको कोई भी डिविडेंड मिलता है, ये डिविडेंड हर बार आपका जो होता है अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको लिख भी देता हूँ, जो डिविडेंड होता है वो हमेशा आपका अदर सोर्स की इनकम में आ जाएगा। ठीक है, डिविडेंड अदर सोर्स में आएगा। वर्ग पहली का इनाम, मतलब कोई भी अगर आपको लॉटरी से या किसी भी प्रकार का कोई भी आपको इनाम मिलता है तो वो भी आपके लिए अदर सोर्स में आएगा। ठीक है, व्यापार की ख्याति बेचने पर अगर जो है ये आपका कैपिटल गेन के अंदर आता है। ठीक है, और अगर बैंक से ब्याज अगर आपको मिलता है तो ये भी आपका क्या होता है? अदर सोर्स में आता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट भी ऑन बैंक, चाहे वो आपके सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हो, ठीक है, चाहे वो आपका एफडी का इंटरेस्ट हो, वो हमेशा किस में आता है? अदर सोर्स में आपका आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसलिए आंसर इसका हो जाएगा अन्य साधनों में नहीं आता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा, व्यापार ख्याति बेचने के योग। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर जो है चौथा है। ठीक है, एक कर्मचारी को जिसकी अवकाश ग्रहण के बाद मृत्यु हो गई, तो मैं आपको बता चुका कि अगर कोई भी कर्मचारी, उसको अगर पेंशन मिल रही है
तो वो सैलरी एंड में, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाने के बाद अगर उसके घर में उसकी वाइफ को मिलती है, ठीक है, तो उसकी विधवा को प्राप्त पेंशन जो होती है वो पारिवारिक पेंशन होती है। पारिवारिक पेंशन आपकी करयुक्त होती है, लेकिन पारिवारिक पेंशन के अंदर आपको डिडक्शन मिलती है, ठीक है। फैमिली पेंशन के अंदर आपको एक डिडक्शन मिलती है, वो डिडक्शंस क्या होती है ये आपको मैं बताना चाहूँगा, ठीक है। ये होती है आपकी कितनी, 1/3 या 15,000 विच एवर इज लोअर, ठीक है। अगर आपको कोई भी पेंशन मिल रही है तो उसकी 1/3 या 15,000 जो भी कम होती है वो आपके लिए क्या हो गई, कर मुक्त होती है। वो क्या होती है, वो आपके लिए कर मुक्त होती है, ठीक है। वो आपके लिए क्या होती है, कर मुक्त होती है, ठीक है। 1/3 या 15,000 विच एवर इज लोअर वो आपके लिए कर मुक्त होती है। तो कर्मचारी की कोई भी पेंशन आए, देखिए कर मुक्त होती है, तो कर मुक्त तो नहीं है, पार्शियल कर मुक्त है, तो इसलिए इसका आंसर ए तो नहीं होगा। कर योग होती है, हाँ कर योग होती है, लेकिन पूरी की पूरी कर योग नहीं होती है। पेंशन का 1/3 कर मुक्त होता है, यू कैन से, ठीक है। और पेंशन का 1500 तक कर मुक्त होता नहीं, 1500 तक नहीं, 15,000 तक कर मुक्त होता है। तो इसलिए इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो आंसर हमारा हो जाएगा सी, पेंशन का 1/3 पार्ट कर मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिखावटी लेन देन। अगर बेटा अगर कोई भी दिखावटी लेन देन करते, कोई भी फर्जी लेन देन होता है, तो सीधा हमारा जो एम होता है वो अपने आयकर को बचाने के लिए होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, आयकर बचाने के लिए, ठीक है। कोई भी दिखावटी लेन देन करते हैं तो दिखावटी लेन देन करने का सीधा साधा जो मतलब होता है सिर्फ अपने इनकम टैक्स को बचाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक कर्मचारी की विधवा को प्राप्त पारिवारिक पेंशन शीर्षक अंतर्गत कर योग होती है। तो मैं आपको बता दिया है, बहुत बार बता दिया, पारिवारिक पेंशन जो होती है वो आपके लिए अन्य साधनों के अंदर आएगी, ठीक है। किसके अंदर आएगी, अन्य साधनों के अंदर आएगी। और डिडक्शंस भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फैमिली पेंशन जो होगी अदर सोर्स में आएगी, इसकी जो डिडक्शंस होती है 1/3 और 15,000 विच एवर इज लोअर की आपको डिडक्शन मिलती है। ये 2 पॉइंट रख लीजिए, इसके रिलेटेड आपके बहुत सारे MCQ कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अगर लॉटरी पे उद्यम स्थान पर कर की कटौती दर है, तो मैं आपको बता दूं कोई भी लॉटरी, कोई भी आप लॉटरी को जैसे कोई भी हॉर्स रेट से पैसा जीतते हो, या कोई भी जैसे कौन बनेगा करोड़पति से अगर आप कोई भी पैसा जीतते हो, तो इन सब चीज़ों पर आपका फ्लैट 30% टैक्सेबल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 30%, ठीक है। नेक्स्ट MCQ, मकान संपत्ति को किराएदार के पुनः किराए पर उठाने से आयकर के शीर्षक में आता है। इसको समझिए, ये ए है, ठीक है। इसके पास एक घर है, इस घर में इसने क्या करा, बी को रेंट पर दिया। अगर ए ने घर बी को रेंट पे दिया तो इसकी इनकम जो होती है वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आएगी, ठीक है। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ पे आएगी, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आएगी। लेकिन सपोज करिए बी ने ही सी को वो रेंट दे दिया, ए के पास रेंट है, ए ने घर दिया, तो ए ने घर दिया, सपोज करो उसमें 2-3 कमरे। अब क्या है, ए को जरूरत नहीं है, उसने क्या करा, एक कमरा उठा के सी को दे दिया, ठीक है। तो जब बी जो उस घर का ओनर है, जो खुद किराए पे रह रहा है और किसी दूसरे को किराए पे दे रहा है, तो अगर ए को बी जो इनकम दे रहा है ए को, वो तो उसकी हाउस प्रॉपर्टी में आएगा क्योंकि ए उस प्रॉपर्टी का ओनर है। लेकिन बी जो रेंट पर रह रहा है और किसी दूसरे को रेंट पे दे रहा है, तो जो इनकम इसको होगी वो आपकी अदर सोर्स के अंदर आएगी। कहाँ पे आएगी, अदर सोर्स के अंदर आएगी। कहाँ पे आएगी, आपकी अदर सोर्स के अंदर आएगी, तो अन्य साधनों के आय पर आएगा। लेकिन अगर एक ही इनकम पूछते जो कि इस प्रॉपर्टी का ओनर है, तो उसके लिए आय जो हमारी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल होती। इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है टेस्ट मैच से आयकर के शीर्षक के कर योग है। तो भैया अगर आप टेस्ट मैच खेलते हो और उससे भी कोई इनकम होती है तो वो भी आपके अन्य सूत्रों के अंदर आती है, क्योंकि टेस्ट मैच खेलना में कोई आपका एम्प्लॉय के रिलेशनशिप नहीं है जो आपकी सैलरी में आए, कोई आपका कोई इसमें दिमाग स्किल जो नहीं चलता है। तो इस प्रकार के केस में आपके लिए ये भी हमेशा अन्य साधनों के आय से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, MCQ नंबर 10, लॉटरी से प्राप्त इनाम की राशि। भैया देखो मैं आपको बता दूं, कोई भी लॉटरी है, कोई भी ठीक है क्रॉसवर्ड पजल्स है, ठीक है, कोई भी आपका गेम है, अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई भी इनकम होती है हमेशा 30% के हिसाब से टैक्सेबल होगी, इसलिए इसका आंसर सी, 30% आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, देखो गुड में जीत की राशि पर आयकर कटौती नहीं की जाती। जब जीत की राशि
होती है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी राशि जो है 50,000 रुपये से अधिक होती है, ठीक है, गुड़दौड़ पे, तो वो आपकी 50,000 रुपये तक एग्जाम्प्ट होती है। तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कर्मचारी की विधवा को प्राप्त पेंशन निम्न सीमा में क्या है। तो मैं आपको बता चुका हूँ प्राप्त पेंशन का 1/3, लेकिन अधिकतम 15,000, मतलब आपका क्या होगा, मैं आपको बता चुका हूँ 1/3 या 15,000 विच एवर इज लोअर। तो हम उसको ये भी कह सकते हैं कि आपका 1/3 होगा, लेकिन 1/3 आपका 15,000 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमारा इसका आंसर होगा प्राप्त पेंशन का 1/3 और 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहता है एक पारिवारिक वेतन की कटौती कितनी होगी। एक व्यक्ति की पारिवारिक पर कितनी मानक कटौती मिल जाती है। तो अगर 33.33, अगर 1/3 को अगर हम लिखें तो उसको 33.33 भी बोला जा सकता है। 15,000 रुपये, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ए और बी जो भी कम होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें मुझे लगता नहीं है मुझे कुछ भी समझाने की कोई जरूरत है, ऑलरेडी मैं इसको बता चुका हूँ। ठीक है, 14 कहता है एक व्यक्ति को 50,000 पारिवारिक पेंशन प्राप्त हो, कितनी उसको कटौती मिल जाएगी। तो मैं आपको बता दूं 50,000 का 1/3 कितना होता है, आपको वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 50,000 का आपका जो है 50,000 का अगर 1/3 करोगे तो 1/3 होता है आपका 666.666। तो ठीक है, जो कि आपका और 15,000 विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 15,000 रुपये, क्योंकि अगर 50,000 का 1/3 से 166,667 हो जाता है। तो ठीक है, विच एवर इज लोअर, तो इसलिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी 15,000 रुपये। ठीक है, बी 15,000 रुपये। पारिवारिक आपको समझ में आ गया, क्योंकि यही आपका एक अदर सोर्सेज के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एक आपका एमसीक्यू आता है डाक खाने के व्यक्तिगत बचत खाते पर अधिकतम ब्याज कर मुक्त होता है। ये मैं आपको एग्जाम्पशन वाले चैप्टर में भी बता चुका हूँ कि अगर डाकघर में अगर आपका बचत खाता है, तो अगर सिंगल है आपका तो वो इंडिविजुअली है तो वो 3500 रुपये होता है, लेकिन अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो 7,000 की डिडक्शन आपको मिलती है। तो आपसे पूछा डाकघर में व्यक्तिगत खाते में अधिकतम ब्याज की कितना कर मुक्त है, तो इसका आंसर होगा बी 3500। अगर व्यक्तिगत की जगह ज्वाइंट होता, संयुक्त होता, तो उसका आंसर हो जाता 7,000 रुपये। ठीक है, दिखावटी लेन देन की तरीका क्या होता है भैया, मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई भी दिखावटी लेन देन करते हो तो सीधा सीधा मेन कारण आपका होता है आयकर बचाने का। तो इसके लिए ए आंसर आपका हो जाएगा। और इसी के साथ जितने भी हमारे अदर सोर्सेज के एमसीक्यू थे वो यहाँ पे आपके समाप्त होते हैं। और इसी के साथ साथ जो है हमारी यूनिट 2 के जितने भी एमसीक्यू हैं वो आपके समाप्त होते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है आपकी प्रीवियस वीडियोस में या कहीं पे भी, तो आप मेरे को ज़रूर कांटेक्ट करें और मुझसे उसके बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, और अब नई यूनिट अपनी स्टार्ट करेंगे। और कुछ अगर और डिटेल्स वीडियो की इसमें आपको प्रोवाइड है, प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपके लिए डिटेल वीडियो भी बहुत जल्द आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में।